अगर कुछ करने का मौका मिले तो ज़रूर मैं लोगों की भूख मिटाने का ज़रिया बनूंगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीकर देखो, ज़िंदगी कामयाब लगने लगेगी। हैदराबादियों की 3 खूबियाँ क्या है? तो मेरी माँ मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मेरी माँ और मेरी वाइफ हैं। और जब तक इंसानियत की डिग्री नहीं है, ये सारी डिग्रियाँ बेकार हैं मेरी नज़र में। ये आपका जो बिलीफ है आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखता है एंड गेट यू गोइंग, कि आपको मोटिवेट करता है हमेशा कि ये बिलीफ। हम हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनके काम से और जीने के तरीके से कहीं ना कहीं हम छोटे या बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस होते हैं, मुतासिर होते हैं। ऐसे ही एक शख्स है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जिनकी ज़िंदगी से, उनके काम से मैं पर्सनल लेवल पे बहुत मुतासिर हूँ। अगर आप हैदराबाद के रहने वाले हैं तो अजहर भाई आपके लिए कोई अजनबी शख्स नहीं होंगे। उनकी इनिशिएटिव हंगर हैज़ नो रिलीजन, इसके ज़रिए हैदराबाद में रोज़ाना तकरीबन 1200 से लेकर 1500 लोगों को फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके काम से, इनके जीने के तरीके से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे मेरा इकिगाई मिल गया है। अजहर भाई का काम यहाँ तक कि कोविड में भी बंद नहीं हुआ। उन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, but he is as humble as अजहर भाई कैन बी। आप उनका इंटरव्यू मिस्टर अमिताभ बच्चन और सोनू सूद ऐसे कई लोगों के साथ देख सकते हो। मैं, प्रियंका और रश्मिता बहुत ग्रेटफुल है अजहर भाई का कि वो आज हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में और हंगर हैज़ नो रिलीजन इनिशिएटिव के बारे में कुछ स्टोरीज को शेयर करेंगे। आई होप आप हमारा एपिसोड हमेशा की तरह इस बार भी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, खैरियत? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक। अल्लाह का एहसान है। सो अजहर भाई आज कैसे हैं आप? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस वही हमारा रोज़ का काम, अपना अन्नदान, फिर अपना बिजनेस, फिर साइट पे जाते हैं, साइट वगैरह देख लेते हैं, हमारा जो काम होता है, बस उसके बाद फिर वापस घर पे। लेबर आदमी हैं, बस सवेरे निकलते हैं तो शाम में वापस घर पे आ जाते हैं 8 साढ़े 8 तक। अजहर भाई लेबर आदमी बोल रहे हैं आप अपने आप को? नहीं, हम हकीकत में नहीं एक काम लेबर आदमी है, बस हमारा कुछ नहीं है। बस तो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का दिया हुआ नाम है, ऊपर वाले की दी हुई इज्जत है, बस सब आप लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो एज ए वॉचमैन की तरह है, अपने सारे कामों को बस वॉच करते हैं, देखते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अजहर भाई बहुत हम्बल आदमी हो आप जैसे अपने आप को अपने इंट्रोड्यूस किया, बहुत हम्बल है आप इसमें। अजहर भाई आज हमारा एपिसोड मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे शुरू करें। आपके फेसबुक पे एक लाइन लिखी हुई है, आप थोड़ा बताएंगे कि वो लाइन क्या है और उसके पीछे आपकी क्या फीलिंग है, वो मोटिवेशन उस लाइन के पीछे? ठीक है, हमारे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, इंस्टा पे, सारी जगह एक ही लाइन लिखी है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीकर देखो, ज़िंदगी कामयाब लगने लगेगी। तो इस बस यही है कि बस हम आए हैं दुनिया में तो इसीलिए नहीं आए हैं कि हम अपने आप को देखें। ऊपर वाले ने जब आपको दुनिया में भेजा है तो आपको अपने परिवार के अलावा अपने अतराफ़ के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने हर वो इंसान को आपकी ज़िम्मेदारी है, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत हम पूरी करने की कोशिश करें। यही हमारा मकसद होना चाहिए। हमारी फैमिली के बाद हमारे जो भी ज़िम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली को लेकर, उसके बाद हमें लोगों के लिए भी अपनी लाइफ में वक्त रखना चाहिए, उनके भी काम आने के लिए। यही मकसद है उस लाइन का।
सो अजहर भाई, लाइन कितनी खूबसूरत लिखी है आपने। जब मैं आपके फेसबुक हैंडल पे गई तो मैं आई थिंक 4-5 बार मैंने वो लाइन पढ़ी है, और ऐसे कई लाइंस आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैंने पढ़े हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि ये जो आपकी मोटिवेशन है, जो आपका फीलिंग है सोसाइटी के लिए कुछ काम करने के लिए, ये भी एक मोटिवेशन है आपके जो इनिशिएटिव है हंगर हैज़ नो रिलीजन, उसके पीछे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही एक है मकसद। हम जब दूसरों के लिए हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि पहले खुद उस पर अमल करें, यानी कि खुद हम उस पर एक्शन लें, तो उसी के बाद हम लोगों को बोल सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए। जब तक हम खुद नहीं करेंगे शुरुआत, खाली लोगों को बोलेंगे, बोल बच्चन करेंगे, तो उससे नहीं होगा। अंग्रेज़ी में कहावत भी है, वो चैरिटी पहले घर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारी लाइन का वही मकसद है कि पहले खुद कीजिए, फिर लोग देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को अपनी बात कह सकते हैं। आपके दिल में क्या है, आपका मकसद क्या है काम करने का। ऐसे मैं इतनी अच्छी तरीके से बोला कि पहले वॉक द टॉक, जो आप खुद नहीं करोगे दूसरों को बोलना बंद करो, पहले अभी प्रीचिंग बंद करो, पहले प्रैक्टिस खुद बिल्कुल करो। एग्जैक्टली, पहले खुद कीजिए, अमल में आइए, मैदान में आइए, अमली मैदान में आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके काम कीजिए, फिर आप लोगों को बोलेंगे तो आपकी बात में भी वजन होगा, तभी काम हो सकता है। सो असल भाई, फिर आपकी मैंने जैसे हंगर हैज़ नो रिलीजन के बारे में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सो अब अगर आप अपने अल्फाजों में हंगर हैज़ नो रिलीजन के बारे में अगर शेयर करेंगे, और आई थिंक हंगर हैज़ नो रिलीजन और सानी वेलफेयर फाउंडेशन, ये दोनों एक ही है मेरे अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर आप थोड़ा कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? जी ज़रूर। देखिए, ये हंगर हैज़ नो रिलीजन हमारा जो प्रोग्राम है, ये इस प्रोग्राम में हम रोज़ पिछले 13 साल से रोज़ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक टाइम का खाना उन्हें दें। तो 12-13 साल से हमारी कोशिश कामयाब होती आ रही है, और इंशाल्लाह सबकी दुआएं अगर रही तो ऐसे ही कामयाब होती रहेगी। ये जो हंगर हैज़ नो रिलीजन प्रोग्राम है, इसका मकसद यही था स्टार्ट करने का कि मैंने काफ़ी भूख को बहुत करीब से देखा हूँ। मैं भूख क्या होती है, भूखे पेट सोना आपको कितना मुश्किल होता है। आप जब आपके पेट में खाना नहीं होता तो, और आपको नींद नहीं लगती, तो वो दर्द, हर वो चीज़ का मुझे एहसास है, क्योंकि बचपन में मैंने काफ़ी भूख प्यास देखा हूँ करीब से। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल छोटा था, 4 साल का था। मेरी वालदा ने बड़े मुश्किलों से, हम 4 भाई एक बहन को पाला पोटा बड़ा किया। जब खाना कहाँ से आता था वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैसे आता था, कितना खाने का इंतज़ार देखना पड़ता था मुझे। तो वो एक हमेशा सोच ये थी कि बचपन से अगर कल के दिन बड़ा हो जाऊँ, अगर कुछ करने का मौका मिले तो ज़रूर मैं लोगों की भूख मिटाने का ज़रिया बनूँगा। तो आप जब सच्चे दिल से आप अगर कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। बस आपकी नीयत साफ़ होना चाहिए और आप बिल्कुल सच्चे दिल से आप दुआ करना चाहिए। तो ऐसे ही 2011-12 में मैं अपने शॉप की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मेरी बाइक। तो मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस करके बाई वॉक आ रहा था, तो मैंने देखा है वहाँ पर एक लेडी भूख से तड़प रही थी, लक्ष्मी जी, नाम उनका लक्ष्मी जी था, अच्छी तरीके से याद है मुझे। बस ये नाम मेरे मरते दम तक मुझे याद रहेगा, क्योंकि ये काम की शुरुआत वही एक भूखा पेट था लक्ष्मी जी का जो स्टार्ट हुआ। तो लक्ष्मी जी को मैंने खाना दिया। लक्ष्मी जी जब खाना खा रही थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो मेरा बचपन याद आ गया उस वक्त। तभी मैं घर को आया, मैं वालदा को कहा कि मुझे ऐसा काम करना चाहता हूँ मैं। तो वालदा एक ही बात बोले कि बाबा, अल्लाह अगर आपको देगा तो आप बस ज़रूर करो, आप करिए, आप अल्लाह आपको मदद करेगा। तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी वाइफ को कहा कि घर में खिचड़ी बनाए, तो उन्होंने घर में खिचड़ी बनाई। फिर मैं लेके जाके ब्रिज के नीचे वहाँ पर मैं जब डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को, लोग जो खा रहे थे खाना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बहुत वो लोग ऐसा दिख रहा था कि एक नई चीज़, कुछ अच्छी चीज़ मिलती, जैसा खाने के लिए बिरयानी वगैरह, चिकन मटन, उस तरीके से लोग खिचड़ी खा रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं उसके बाद फिर ये सिलसिला चालू रहा। ऐसे ही करते करते आज करीब
12 साल कंप्लीट हो गए हैं, 13 ईयर्स चल रहा है। तो ये सबकी दुआएं हैं, हर मज़हब के मानने वाले की दुआओं की वजह से ये प्रोग्राम मेरा चल रहा है। तो हंगर हैज़ जो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम इसी वजह से स्टार्ट हुआ। मेरा माजी जो मेरा पास था उसको नज़र में रखते हुए मैं ये काम की नीयत किया और ऊपर वाले ने उसको कबूल किया और आज आपके सामने हूँ बैठा हुआ इस काम को करते हुए। अजहर भाई, आप इतना अच्छा काम करते हो तो ये रोज़ चलता है ना? हैदराबाद शहर में रोज़ है ये आपका? हैदराबाद में बिल्कुल डबलपुरा फ्लाईओवर है, उसके नीचे डेली 12:30 को ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। डेली टाइमिंग फिक्स है, बस 2-4-5 मिनट इधर उधर आगे पीछे होते हैं, मगर टाइमिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 12:30 को स्टार्ट होता है तो फिर 1 आवर तक वो चलता है, क्योंकि अगर आपको टाइम अगर आप नहीं रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि एक होटल की तरह हो जाएगा, यानी कि जो जाएंगे कभी भी खाएंगे, कभी भी जाओ वहाँ खाना मिलेगा, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए लोग, क्योंकि वहाँ पर लोगों की सोच थोड़ी चेंज अलग हो जाएगी। तो इसीलिए हमने टाइमिंग वहाँ पे फिक्स की है। हम जब 12:30 को बिछाते हैं तो उससे पहले एक 15 मिनट आधा घंटा पहले लोग जमा हो जाते हैं, तो लोगों को पता है कि हाँ यहाँ पर इस टाइम पे जाने से हमें खाना मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी लोगों को देना हमारा मकसद था और वही मकसद हमारा पूरा हुआ। लोग टाइम पे आते हैं 12:30 को और वहाँ पे खाना स्टार्ट हो जाता है। जब तक मैं वहाँ रहता हूँ खाना चलते रहता है। फिर हम 1:30 ऐसे हम वहाँ से निकल के दूसरे मुकाम पर सिकंदराबाद एरिया में हम गांधी हॉस्पिटल के पास भी वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अराउंड हैदराबाद में 4 जगह हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाना बनता एक ही जगह है और डिस्ट्रीब्यूशन 4 जगह होता है। और अजहर भाई, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और अदर NGOs से सपोर्ट है या कुछ हेल्प है कि ये दिस इज़ लाइक आपका खुद का अपना अकेले का है, आप जो काम करते हैं? नहीं, देखिए गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट हमें काम करने दे रही है, यही गवर्नमेंट का बहुत बहुत एहसान है हम पर। और ये मेरा नहीं है ये प्रोग्राम, ये आप सबका है। जितने भी जो साधारण जो रोज़मर्रा के लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, जो पॉलिटिक्स से दूर, जो रिलीजियस बातों से दूर, यानी कि एक नॉर्मल आम आदमी का प्रोग्राम है ये, मेरा प्रोग्राम नहीं है। मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे चाहने वाले लोग हैं, जितने भी मेरे साथ हैं, उन लोगों का प्रोग्राम है। मैं तो पहले ही कहा था कि मैं वॉचमैन की तरह इस काम को ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बस ऊपर वाला मौका दे रहा है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ये किसी का नहीं, ये सारे मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स का और जानने वाले लोगों का सपोर्ट है। उन्हीं के सपोर्ट से एक काम चल रहा है। जब हम स्टार्ट किए थे तब करीब 2-3 साल तक ऊपर वाले ने मुझसे काम लिया। जो मैं कमाता था उसी में से इस प्रोग्राम को मैं करता था। तो उसके बाद लोग मेरे साथ जुड़ने लगे, तब ये प्रोग्राम सबका हो गया। तो हमने ट्रस्ट बनाया, सानी वेलफेयर फाउंडेशन। तो अभी वो ट्रस्ट के ज़रिए ही ये काम होते हैं सारे। तो अजहर भाई, आपका फाउंडेशन जो आप बता रहे वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? क्या वहाँ पे लाइक वॉलंटियर्स खुद आ सकते हैं या फिर आपके कुछ ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है? कैसा स्ट्रक्चर है अभी? देखिए वॉलंटियर्स तो कभी भी मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, मगर हम वहाँ पर जो हैं हमारे साथ एम्प्लॉय हैं सारे, क्योंकि वॉलंटियरिंग करने के लिए लोग 1 दिन 2 दिन आएंगे। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है, अपने अपने काम होते हैं। सारा डेली टाइम देना ये कोई वॉलंटियर नहीं कर सकता। अगर आपको कोई काम अगर आपको कंटिन्यू करना होगा तो आपको एम्प्लॉय हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी काम की तरह चलेगा। उनको भी पता लगे, उनको भी एहसास रहेगा कि ये मेरा जॉब है, मुझे करना है। अब वॉलंटियर अगर कोई आएगा तो बस अगर उसको कोई पर्सनल काम आ जाएगा तो वो चला जाएगा, मतलब आज काम करते करते चला जा सकता है। तो ये वॉलंटियर कभी भी कोई भी मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब कोई कुछ कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ, देखिए वो सेकेंडरी है, कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी है। फर्स्ट आप एक बार हमारे प्रोग्राम में आइए, विजिट कीजिए, मेरे साथ सर्व कीजिए, सबसे बड़ी बात वो है। तो मैं हमेशा वॉलंटियर्स को वेलकम करता हूँ, कोई भी कभी भी आ सकता है। अजहर भाई, मैं भी प्लान कर रही हूँ जब मैं हैदराबाद में नेक्स्ट टाइम हूँ तो बिल्कुल आपके साथ आऊँ मैं, और ना ही बस सिर्फ सर्व करूँ बट आपके साथ जुड़ूँ इस इनिशिएटिव। मोस्ट वेलकम, आइए आप हैदराबाद आइए, जब भी आएंगे मोस्ट वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। टाइमिंग 12:30 और आपको ऑनलाइन सारा हमारा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा।
हमें कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ। मुझे पता है। जी अजहर भाई आपने कोविड के दौरान भी अपना इनिशिएटिव बंद नहीं किया, जहाँ तक मुझे पता है। जी ना? जी नहीं, बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, डे वाइज आपको फोटोज मिलेंगे, सारा प्रूफ आपको वहाँ देखती हाँ, हूँ मैं। सारी चीजें हैं। बस ये कोरोना आया तो तब सारा हैदराबाद क्या सारी दुनिया बंद थी और तब काम करना बहुत ज़रूरी था। मुझे पहले तो अल्लाह पे पूरा यकीन था कि मैं जो खिदमत कर रहा हूँ, मैं जो लोगों इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, उससे मुझे ये कोरोना मेरा कुछ नहीं कर सकता। और दुनिया में मेरी माँ है मेरे साथ, मेरी माँ की दुआ है हमेशा, तो वही मेरे को एक हिम्मत थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। बस कोरोना में हमने शहर के कोने कोने में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है फूड को। मतलब फिर आप, क्योंकि गैदरिंग था पॉसिबल नहीं थी कोरोना के टाइम पे, इज़न्ट इट? फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे चलता था तब कोविड के टाइम पे? प्रोसेस क्या था आपका? देखिए, मैं कोविड के टाइम पे हमारा जो आज जो रूटीन है सेम रूटीन थी। हम वहाँ पर मॉर्निंग में हम खाना बना लेते और वो खानों को सारे पैकेट्स में पैक करते और सारे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते उसको। जहाँ पर भी ज़रूरत है तो हमने हैदराबाद के कोने कोने में कोरोना में काम किया है। सवेरे बन जाता था खाना, उसके बाद 3-4 घंटे उसको पैकिंग को लग जाते थे। बस यही था, मास्क होता था चेहरे पे, हाथ में ग्लव्स होते थे, बस लोगों को दूर से ही खाना एक टेबल पर रख देते थे, लोग ले लेते थे। वैसे ही गुजारे हमने कोरोना। पर अजहर भाई, कोरोना जब आया था, किसी को जब वैक्सीनेशन नहीं था, वैक्सीनेशन के बाद शायद थोड़ा हालात सुधरे, पर वैक्सीनेशन आने से पहले जब कुछ पता नहीं था कि कोरोना क्या है, तो एक डर सा था लोगों के अंदर, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप उस सिचुएशन में भी आपने हिम्मत की कि आप जाए और अपना काम कंटिन्यू करें। ऐसे सिचुएशन में आपकी फैमिली का कैसा रोल था? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मेरी हालत कैसी थी कोरोना के टाइम पे। मैं तो बाहर जाने को भी डर लगता था मेरे को। तो फिर मैं सोच रही थी, आप बाहर जा रहे हो, जैसे कि आपने, आपकी वालदा है जो या, तो कैसा ख्याल रखा आपने और कैसे कोप किया? मुझे लगता है फैमिली ने कोप कैसे किया इस सिचुएशन के लिए? देखिए, पहली बात तो ये मेरे साथ दुआओं का काफिला चलता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह का करम से 100% ये बात पे मुझे पूरा यकीन है। और दूसरी बात ये है कि घर वालों का यही रिएक्शन था कि बस मैं घर वालों को 3 महीने तक घर वालों से दूर था, मतलब घर में एक ही रहता था। मैं डेली मेरी वालदा से मैं मिल के निकलता हूँ, वालदा सर पे हाथ रख के उनका माथा चूम के निकलता हूँ। बट वो 3 महीने तक मैं वालदा के करीब भी नहीं गया और बच्चों से भी, मैंने बच्चों के साथ भी वक्त नहीं गुजारा। बस मैं रूम में रहता, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करके आता, बाथरूम जाता, शावर ले लिया, फिर आया रूम में बैठ गया, बस खाना ला के रख देते थे, खा लेता था। तो मैं यानी कि 3-4 महीने में इस कदर एक घर की जेल में गुजारा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, मेरी माँ जी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी माँ भी 70+ एज है उनकी। अगर मैं उनके करीब जाऊँगा तो उनको वो अफेक्टेड हो सकती हैं, बच्चे हैं। तो मैंने काफ़ी एहतियात से काम लिया घर में, बस थोड़ी एहतियात थी, बाकी का ऊपर वाले पे यकीन था कि कुछ नहीं होगा। अजहर भाई, आप जितना भी बात अभी तक करें, आपका एक कांस्टेंट मैंने देखा है कि आपका ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझूँ क्या कि ये आपका जो बिलीव है आपको हमेशा, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखता है एंड गेट यू गोइंग, कि आपको मोटिवेट करता है हमेशा कि ये बिलीव? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वो एक भरोसा ही तो है जो आज ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि आप वो काम मुझसे ऊपर अल्लाह ले रहा है जो अल्लाह ने वादा किया था कि मैं अपने बंदों को ज़रूर रिस्क पहुंचाऊंगा। और इसी विश्वास के साथ काम करना चाहिए कि बस जो होगा ऊपर वाला है, हमें मेहनत करना है, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा ही आएगा। बट हमें एज ए पर्सन हमें बस काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उस काम के पीछे लग जाना चाहिए। कामयाबी वो 100% देगा, यही मेरा यकीन है और इसी यकीन की वजह से चल रहा है। अजहर भाई, ये तो बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आप काम पे ध्यान दो,
उसके फ्रूट पे नहीं, उसके रिजल्ट पे ध्यान मत दो। काम करो अपना काम, आपका ड्यूटी है, आप काम पे ही यकीन करो। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से ये बात को जोड़ा है मेरे लिए। बिल्कुल, देखिए आपको फल की इच्छा मत कीजिए, फल ऊपर वाला देगा। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि आपके पास ऊपर वाला जब आपको देता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पैसा दे दे, बंगला दे दे, गाड़ियां दे दे, ये जरूरी नहीं है। ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला आपको इज्जत दे, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाला आप पे मेहरबान है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसे आ जाए, आपको बंगला मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए। अच्छी सेहत और इज्जत, मोहब्बत मिलना, ये भी एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत होती है। ऊपर वाले का गिफ्ट होता है अपने बंदे के लिए जो उसके लिए काम करता है। अजहर भाई, ये आजकल जो फास्ट पेस दुनिया हो गई है ना, उसमें बस बंगला, पैसा, क्या बोलते हैं, सक्सेस, यही एटलीस्ट मैं अपने जनरेशन के लिए बोल सकती हूँ कि हम यही ज़्यादा, हम इसी के पीछे हैं। पर आपने जैसे कहा कि इज्जत, सेहत और क्या कहते हैं, आई थिंक फीलिंग, खुशी की और मोहब्बत, ये भी ऊपर वाले की नेमत है जो शायद हम बहुत लाइट ले लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा भाई, जब आप बता रहे थे कि खुदा ने सबको ये प्रॉमिस किया है कि वो आपको रिस्क देगा, 100%। आपका जो काम हंगर हैज़ नो रिलीजन और फैनी वेलफेयर फाउंडेशन, जो लोगों को जिनको खाना नहीं है, आप उनको खाना देने की कोशिश करते हैं, उनका पेट भरने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वैसी हालत है और एक तरफ ऐसी हालत है कि खाना इतना हो गया है कि कुछ लोगों के पास कि फूड वेस्टेज बहुत है। ये फूड वेस्टेज के बारे में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग बासी हो गया तो हम सुबह में नहीं खाएंगे और फेंक देंगे। ऐसी चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों एक सेक्शन के पास खाने को नहीं है और दूसरा सेक्शन बस मैं बासी नहीं खाना चाहता इसलिए फेंक देता है। आपका क्या नज़रिया है इसके ऊपर? पहली बात तो यह है कि खाना एक ऐसी चीज़ है, कोई भी धर्म में ले लीजिए, चाहे मुस्लिम्स में ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी में, हिंदूज में या सिख, कोई भी कम्युनिटी में, बस खाने को बहुत अहमियत दी गई है। रिस्क को पहला पोजीशन रिस्क को दिया गया है। तो बस तो लोग जानबूझ के तो खाना कोई वेस्ट नहीं करते। बस हम इंसान हैं और हम इंसानों में एक आदत होती है, हर चीज़ का हमें हिरस है। हिरस मीन्स लालच जी। चाहे आप अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आप 2 की कोशिश में रहेंगे। अगर आपके पास एक घर है तो 2 घर करेंगे, 4 घर करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सोना है तो वो सोने को और बढ़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी यही कोशिश रहेगी कि वो पैसा और बढ़े। तो ज़रूरत है ज़िंदगी में, जो जितना अपने को ज़रूरत है उतने के बारे में कोई नहीं सोचता। पहली बात ये है। और जब जब प्लेट में या घर में खाना बनता है तो लोग डाल लेते हैं, फिर के हमारे प्लेट्स में ले ये 1-4 वैरायटीज़ के। आज फंक्शनों में खाना कई वेस्ट होता है, घर में भी खाना, तो 1 से 4 वैरायटीज़ आपके पास जब बनते हैं। मेरा ऐसा अपना पर्सनल है, ये मैं किसी को टारगेट या नहीं ऐसा किसी को नहीं बता रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती सोच है ये। 1 से 4 आइटम जब आप खाने के होंगे आपके पास तो आपका मन चाहेगा कि सारी चीज़ें मैं डाल लूँ, थोड़ा करके आपकी प्लेट भर जाएगी। और एक पेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डाल सकते। जितना वो समा सकता है, जितना उसमें आ सकता है, आप उतना ही खा सकते हैं। बिल्कुल। और हिरस के मारे डाल लेते हैं तो फिर वो खाए नहीं जाता खाना, क्योंकि एक लिमिट होती है पेट की। वो लिमिट से आगे पेट आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी ग़िज़ा को। और हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को जो खाना है, जो अन्न है, उसकी अहमियत बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। जिस तरीके से सोसाइटी में, इस तरीके से जो आप अच्छा पढ़े लिखेंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे। जिस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं उसी तरीके से हम बच्चों को खाने के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। ये खाना कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने बच्चों को बचपन से अगर ये परवरिश देंगे, उनके माइंड में डालेंगे, खाने के इम्पोर्टेंस बताएंगे उनको अहमियत, तब इंशाल्लाह ये रुक सकेगा। तब तक इसका रुकने का कोई चांस नहीं है, दिखता है मुझे। असद भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये करना है, वैसे करना है, डॉक्टर बनना है, इसकी अहमियत ये है। खाने के बारे में कि बासी हो, फ्रेश हो, डजंट मैटर, खाना खाना है, खाने की इज्जत करो, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल 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 पॉसिबल। और फिर आपके नज़रिए में आपके पास ऐसे कुछ क्या कहते हैं आइडिया या मेजरमेंट्स है जो शायद हम जैसे लोग जिनके यहाँ पे खाना फेंका जाता है उसमें थोड़ा रिडक्शन हो जाए, कि खाना वेस्टेज हम कम कर सके? ऐसे कुछ है क्या आपके पास, आपके लाइक आइडिया, या फिर हम कैसे इसको किसी और के लिए यूज़ कर सके? देखिए बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप खाना बनता है आपके पास, हम 5 मिनट अपने 5 से 10 मिनट हम अपने इस काम के लिए अगर हम निकालते हैं, आप डिनर कर लेते हैं, आप डिनर के बाद वॉकिंग के लिए निकलते हैं, वही वॉकिंग जब आप निकले तो एक कैरी बैग बना लीजिए, खाना थोड़ी दूर चले आइए, आपको कोई ना कोई दिखेगा ज़रूरतमंद, आप उसे खाना डोनेट कर सकते हैं। बट ये बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मगर ये जो प्रैक्टिकल होना ये बहुत मुश्किल की बात है, और वही इंसान इसको प्रैक्टिकली कर सकता है जो अच्छे से जान सकता हो कि पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं, खाना किस तरीके से आता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो 100% हमारे देश में खाना वेस्ट होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अजहर भाई पर ये भी वापस उसी बात पे आती है कि अगली जनरेशन को सिखाना हमारी जनरेशन का काम है, हम सब का, ताकि ये वापस वही साइकिल रिपीट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अजहर भाई आप जब बता रहे थे कि ये काम करने के लिए आपको मोटिवेशन और कमिटमेंट होनी चाहिए, है ना, और आपको ये काम करते हुए 4300 दिन हो गए, उससे ज़्यादा 330 दिन, आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है वो मैंने बहुत कर लिया, अभी बस मे बी आई कैन स्टॉप, अभी ऐसे कभी लगा? ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस आए होंगे तो आपको कभी फील हुआ कि ठीक है ना मैंने बहुत सालों से किया है, अभी मैं रोक सकता हूँ ये काम? नहीं, देखिए ऐसे तो मेरे दिल में कभी ख्याल नहीं आया। चैलेंजेस तो काफ़ी आए, शुरुआत में कई चैलेंजेस आए। कई बार हम जब कुकिंग के लिए सामान नहीं होता था, यानी कि जो ग्रोसरी है वो नहीं होता था, तो हम कई बार अपने शॉप का जो मेरा स्क्रैप होता है, मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता हूँ, तो कई बार वो स्क्रैप में बेच के काम किया। वो कई बार मैं दुकानों से हैंड लोन लेके काम किया, आज दे दो आप, कल आज सामान दे दो, कल मैं पैसे दे दूंगा। तो बस मैं ये इसलिए करता था कि मैं देखना चाहता था कि मैं आखिर में कब टूटूंगा मैं, और मुझे मेरा जो विश्वास है, जो यकीन है अल्लाह पे, ऊपर वाले पे, वो मेरा बहुत स्ट्रांग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही सोचता था कि जिस दिन भी मुझसे ये काम अल्लाह नहीं लेना चाहेगा, ऑटोमेटिकली मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो वैसे वही उसमें आज नहीं है तो पैसे, कई बार ऐसा हुआ कि पैसे कल के सामान के लिए नहीं है, ग्रोसरी के लिए, आज अचानक कोई इंजीनियर आता, मुझे अजहर भाई अब मेरा काम स्टार्ट करो, वो पैसे दे जाता। तो कई बार ऐसा हुआ है, जिसको बोलते हैं ना गैब से काम बनता है, तो गैब से कई बार मेरे काम बने हैं। तो मगर अब मैं जो ठहर के काम कर रहा हूँ, जो काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, ये सबकी दुआओं की ताकत है जो मुझे हर सुबह एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ खड़ा कर देती है। तो मैं तो खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया अपने बंदों की खिदमत करने का, इंसानियत की खिदमत करने का। तो अभी तक ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी तक तो ऐसा नहीं आएगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह से। फिर अजहर भाई आपने जब चैलेंजेस की बात कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स फाइनेंशियली एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ा, इसके अलावा कोई और चैलेंजेस थे क्या आपको अपने इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए? एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस होते ही है इसमें, तो आपको कोई ऐसे फेस करना पड़ा क्या? देखिए चैलेंजेस तो बस फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, और बाकी के चैलेंजेस तो थे, बट वो है सबसे बड़ा प्लानर ऊपर है बैठा हुआ, वो सारे प्लान कर देता था, सॉल्व जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती थी। बस सबसे बड़ा आप में एक चीज़ मेरे में जो चेंज आया है, मैं शुरू से बिल्कुल कूल बंदा हूँ बिल्कुल, मगर जब से ये काम कर रहा हूँ तब से मैं और कूल हो गया हूँ। जो आप बोलते हैं ना जज्बा, आप में क्या बोलते हैं, वो गुस्सा, जब बर्दाश्त करने का जो अपनी आपकी क्षमता होती है, जो आपकी बर्दाश्त करने की ताकत होती है, वो मेरी काफ़ी बढ़ चुकी है। एक चीज़ ये फ़ायदा हुआ है कि मैं बहुत बर्दाश्त, आखिरी हद तक मैं बर्दाश्त करने लगा हूँ। तो चैलेंजेस बस क्या होते हैं, एक तो ये प्रोग्राम से किसी को तकलीफ ना हो, लोकली पब्लिक को जो है जहाँ पे हम करते हैं उसके आसपास किसी को तकलीफ ना हो, उसका खास ख्याल रखना पड़ता है।
कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। एकदम आपको शिकार जब बोलते हैं ना, वो शिकार जब शेर शिकार करता है तो सब पे नज़र रखे रहता है। तो मुझे भी जब तक प्रोग्राम होता है तो तारों पे नज़र रखनी होती है, क्योंकि वो लोग बेचारे एक तो मुसीबत के मारे, फिर कुछ अपने बेघर अफराद, और कई उसमें कुछ एक आधा कोई ना कोई अच्छा बुरा आदमी सब बैठते हैं। तो बस वो लोग जब बैठते हैं जो, तो आपस में लड़ाई ना चालू कर दे, तो वो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। जी। तो बस यही चैलेंजेस है, बाकी के चैलेंजेस जो भी आते हैं वो मेरे पास आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता आया है और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ये सब अंदर से आनी चाहिए, वो विश्वास की बात है। पर अजहर भाई, फिर आपने शिखानी फाउंडेशन हैदराबाद में है ना, आपका काम हैदराबाद में, आप हैदराबाद से हो, पर हैदराबाद छोड़कर मुल्क के दूसरे जगहों पे भी आपका कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम है क्या? जी, हमारे प्रोग्राम है ना। हमारा प्रोग्राम है हैदराबाद के बाहर भी, एक बेंगलोर में हमारे एक साथी हैं सैयद गुलाब रोटी चैरिटी ट्रस्ट, वो और हम मिलके काफ़ी करीब 7-8 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। ओके। और एक रायचूर में हमारे हैं एक साजिद साहब, उनके साथ हम पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। और आसाम में हमारे वॉलंटियर हैं, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम होता है। आसाम में हंगर हैज़ नो रिलीजन, और आसाम में भी जो है सो एक टेलरिंग सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को, औरतों को फ्री में सिलाई और कटिंग सिखाया जाता है। करीब अभी तक हम लोगों ने करीब 1000 औरतों को, बच्चियों को हमने ट्रेन किया है। वो लोग कटिंग भी करते हैं, स्टिचिंग भी करते हैं। तो बस उनको वो अपने घर में, अपने घर के बच्चों के कपड़े भी अगर वो सी लेती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ पैसे जो बाहर देने पड़ते हैं, वो पैसे तो उन्हें बच जा रहे हैं। कई लेडीज़ हैं जो लोगों करने से, जो दुकानों पे से लाकर काम कर रही हैं। ये एक हमारी बहुत ज़बरदस्त, औरतों के लिए ये हमारा आसाम में काम होता है। और अभी हमारा एक यहाँ पर भी हमारा एक क्लिनिक है जहाँ पर करीब 8-9 साल से, जहाँ पर फ्री दवाई वगैरह दी जाती है, डॉक्टर भी फ्री है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही वहाँ पर कुछ चार्जेस लगाया है 20 रुपीज़ दवाई वगैरह के। नहीं तो आज तक वो हॉस्पिटल हम फ्री चला रहे थे, बट जब फ्री की चीज़ जब बढ़ती है, दवाई वगैरह, तो जिनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है वो लेके चले जाते हैं दवा। तो ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने उसको बस एक नॉमिनल 20 रुपया, आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है 20 रुपया, तो वो एक 6 महीने से वो हम 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और एक हमारा एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, जहाँ पर 10th क्लास के बच्चों को उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु मीडियम, तीनों लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में ट्यूशन दिया जाता है। तो ये हैदराबाद के अलावा इंडिया में ये काम हमारे चलते हैं। आपने जो क्लिनिक की बात की अजहर भाई, ये मोहल्ला क्लिनिक टाइप्स जैसे है क्या? हाँ, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक टाइप है। वहाँ पे डॉक्टर होता है, वो चेक करता है, दवाई वगैरह देता है। बस माइनर आपको सर्दी, बुखार, खांसी, हेडेक, बॉडी पेन, ये चीज़ों के दवाएं वहाँ पर मिलती हैं। सेम मोहल्ला क्लिनिक समझिए, पिछले 9 साल से चल रहा है वो। तो अजहर भाई, आप ना ही बस सिर्फ लोगों को खाना खिला रहे हैं, बल्कि आप एक्चुअली औरतों को भी एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, सिर्फ कि आपका ओवरऑल कम्युनिटी के लिए आप कुछ कर रहे हो, कि क्लिनिक भी है आपका, फिर गरीबों को खिला भी रहे हो, आप औरतों को एम्पावर भी कर रहे हो, बच्चों के लिए पढ़ाई। सो सोसाइटी को पूरा हाउ टू से डेवलप करना, एम्पावर करना, ये सारा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो बहुत काम करना है। अरे भाई, ये छोटी सी चीज, आप ये ना छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ होता है। तो मैं जब आपको सुन रही हूँ तो मैं सोच रही थी कितने लोग होंगे दुनिया में जो शायद ये कर भी रहे होंगे, बाकी कर रहे होंगे, पर हमें कितना मौका मिलता है ऐसे लोगों से बात करने का, या सो इसलिए मैं सोच रही थी कि कितना सारा काम हो रहा है आपसे। अजहर भाई, मैंने आपके 2 रोटी कैंपेन के बारे में भी सुना था, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? इसकी इंस्पिरेशन, आपको इसका आइडिया कहाँ से आया 2 रोटी कैंपेन चलाने का? देखिए, हमारा जो कैंपेन है 2 रोटी कैंपेन, उसका वजह ये है कि कई मुझे इंडिया के कोने कोने से कई युवा नौजवान लड़के लड़कियां मुझे कॉल करते और यही ख्वाहिश जाहिर करते कि हम भी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, अन्नदान, हम भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, पर हम कैसे करें? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते कि हम इस तरीके से काम करें, हमारे साथ लोग भी नहीं हैं।
बट हमारी नीयत है, हमारी मन की इच्छा है कि हम इस काम को करें। तो काफ़ी लोगों का यही होता था कि हम करें, तो मैंने सोचा कि बस दिल में ख्याल है कि इन लोगों के लिए एक कैंपेन हम लॉन्च करते हैं। वो कैंपेन अगर सक्सेस हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने बस लोगों से यही कहना शुरू किया कि अगर आपको प्रोग्राम करना है तो ज़रूरी नहीं है आपके साथ 10 साथी हों या आपके पास पैसा हो। आपके घर में जो भी बनता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लेके निकलिए अपने साथ। आप चाहे ऑफिस जाएं, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, आप जहां भी अपने जॉब पे जाएं, बस घर से अपने साथ थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा लेके निकलें। और आप जब निकलेंगे घर से तो जाहिर सी बात है कई आपको सिग्नल्स मिलेंगे जहां पर बेगर्स बच्चे, मासूम बच्चे भीख मांगते नजर आएंगे, या हो सकता है आपकी कॉलोनी के बाहर ही कोई झोपड़ी डाल लेके कोई बूढ़े या बूढ़ी रहते हो। ये कोई कॉमन है, आपको मिल जाएगा। आप एक 100 कदम चलो, उसके बाद आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो जरूरतमंद है। तो अब वो अपने घर का खाना आप उन लोगों को डेली आप डोनेट कर दीजिए। तो 2 रोटी कैंपेन का मकसद ये था कि आप अपने साथ 2 रोटी लेके निकलें, और जहाँ पर भी आपको लगे ज़रूरत, आप जो भी, अब कई ऐसे हैं हमारे देश में जो है ना, कई सिग्नल्स पे मासूम बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं और कई नौजवान लोग भीख मांगते नजर आते हैं। तो इसकी वजह ये है, भीख मांगने की वजह कुछ मजबूरी से मांगते हैं और कुछ नशे की आदत होती है। अगर हम सिग्नल पे अगर हमारी गाड़ी रुकती है, अगर कोई नौजवान या हम बच्चों को पैसे देते हैं तो वो पैसे वो लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, वो पैसे का नशा वगैरह करेंगे, पेट के लिए वो खाना तो नहीं खाएंगे। तो जब आप अपने साथ जब रोटी रखेंगे, आपसे जब भी जो कोई अगर मांगेगा वो यही कहेगा कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाया नहीं हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो हम क्या करते हैं, चलो भाई एक पुण्य का काम करते हैं, इसको एक 10-20 रुपए दे रहे हैं। हम वो 10-20 रुपए जब उसके हाथ में पकड़ाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी हो गई, हमें पुण्य भी मिल जाएगा और उसकी भूख भी मिट जाएगी। मगर वो पैसे जरूरी नहीं है कि वो शख्स, वो जो इंसान आपसे भीख मांग रहा है, वो पैसों से खाना खाए। कई है देश में हमारे जो नशे की हालत में, कई नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जब आपके साथ, आपके गाड़ी में हो, आपके ऑटो में हो, आपके बाइक में हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा रोटी रहेगी, आप जब वो रोटी जब उस भीख मांगने वाले को दे देंगे तो 100% वो रोटी खा लेगा। आपकी घर की बनी हुई रोटी जो आप खाते हैं वो आप अच्छी चीज ही खाते हैं, जब वो चीज खाएगा तो उसकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और जो नशा है, जो बच्चे हैं, वो बच्चे नशा भी कम होगा, क्योंकि कई ऐसे हर 8 मिनट में एक लड़का हमारे देश से, ऐसा कुछ डाटा है जहाँ पर हर 8 मिनट में एक बच्चा किडनैप होता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया बहुत एक्टिव होके हमारे देश में काम करता है। वो स्टेट का बच्चे को वहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे लाते हैं। कई ऐसे माफिया हैं जो भीख मंगाते हैं। तो वैसे बच्चे नशे से बचना, और जब आप पैसे देना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो किडनैपर्स हैं, बच्चों का जो किडनैप वगैरह करते हैं भीख मांगने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ग्राफ कम हो सकता है। ये 2 रोटी कैंपेन स्टार्ट करने का यही मकसद था कि बच्चों को नशे से बचाए और लोग भी अपने से खुद से इस कैंपेन में शामिल हो। जिस दिन हमने ये कैंपेन चालू किया था आज से 8 साल पहले, 2 रोटी, तो फर्स्ट डे 1 लाख रोटी डिस्ट्रीब्यूट हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में। और 2 रोटी कैंपेन से कितना सिंपल है, आप अपने फूड का वेस्टेज भी कम कर सकते हो, है कि नहीं। सब बहुत चीज़ें बहुत सिंपल है। सो इन दी एंड मुझे लगता है हर आदमी को सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि कहाँ पे क्या कर सकते हो जिससे थोड़ा बहुत सोसाइटी का थोड़ा अच्छा सा हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मेरी फ्रेंड बोलती है, हमारा हैशटैग है सिंपल इज़न्ट इट। तो ये बहुत ही सिंपल है कि घर से निकलो, थोड़ा लेके जाओ, किसी को दे दो। बहुत कुछ आप जो ट्रिगर होता है, जैसे आपने कहा वो नशे के बाद उनकी लाइफ, ये सब जो ट्रिगर होने वाले जो इवेंट्स है, ये सब स्टॉप कर सकते हो आप। एग्जैक्टली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर अजहर भाई, मैं आपके बैकग्राउंड में देख रही हूँ इतने सारे अवार्ड्स हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपके सोशल मीडिया में आपकी पिक्चर है सलमान खान के साथ, आपकी सोनू सूद के साथ आपका इंटरव्यू है, और क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन के साथ इंटरव्यू है, इतने सारे अवार्ड्स हैं। इन सब के बारे में आपको कैसा लग रहा, इतनी अप्रिसिएशन मिली आपके काम के लिए? व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट दिस अप्रिसिएशन?
ठीक है, जाहिर सी बहुत तो खुशी की बात है, क्योंकि आप जब ऊपर वाला इज्जत देता है, नाम देता है, तो और आप बिल्कुल कोई पैसे वाले नहीं हैं, आप कोई लैंडलॉर्ड की औलाद नहीं है, आप एक गरीब माँ के बेटे हैं और अपनी मेहनत मजदूरी से आप काम करके कमाते खाते हैं, और ऊपर वाला आपको अल्लाह आपको ये मौका दे रहा है, ये मौका दिया है कि आपको सारी दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिए, तो ये बहुत बहुत खुशी होती है। और बस मैं यही सोचता हूँ, मानता हूँ कि ये अल्लाह मुझे जो इज्जत दिया है वो अमानत है, वो उन लोगों की अमानत है जो मेरे साथ मुझे साथ देते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरी हिम्मत अफजाई करते हैं। ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये सब उन्हीं के नाम और मेरी माँ के नाम के हैं। मैं आज तक कोई अवार्ड, ऊपर वाले का करम है अल्लाह का, कि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मुझे मिला है, ये मेरे काम के लिए मिला है, नहीं, ये मुझे उन लोगों की दुआओं, उन लोगों के साथ की वजह से मिला है जो मेरे पीछे हैं, जो हर मजहब के मानने वाला भाई मेरे साथ है। ये उन लोगों की अमानत है और उन्हीं की वजह से मुझे आज ये मुकाम मिला है। आज मैं ऊपर वाला मुझे इतना नाम, इतनी इज्जत दिया है कि मैं रहता हूँ हैदराबाद के ओल्ड सिटी के पुराने शहर चंचलगुड़े में, बट मेरे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, और जितने मेरे इंडियंस दुनिया के जो कोने में हैं वो सारे मुझे जानते हैं। ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। अब जो अमित जी के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ, जाहिर सी बात है, जब अमित जी के साथ आपका बैठना, बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात करने का आपको जब मौका मिलता है तो इंसान एकदम एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं एक्साइटेड नहीं था, बस मैं यही सोच रहा था कि मैं आज ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ से मुझे सारी दुनिया देखेगी, सारा हिंदुस्तान देखेगा, और जो भी मुझे ये इज्जत मिली है, बस इज्जत को मैं लेके चलूँ। एक ही डर था कि मैं जब तक जिंदा हूँ बस ये इज्जत को, ये काम को ऐसे ही लेके चलूँ। और अमित जी के साथ आप जब भी बैठेंगे, अमित जी के साथ आप बात करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई नए आदमी के साथ हैं। अमित जी में एक ऐसी, क्या बोलते हैं, वो है, पावर है उनके पास। अगर मैं जब उनके साथ बैठा, मेरा उनका इंटरव्यू करीब आधे घंटे का इंटरव्यू चला, मैं 1 मिनट में ही मैं एकदम, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये अमिताभ बच्चन ऐसे हैं कि मैं काफ़ी ज़माने से जानता हूँ और हमारी अक्सर बात होती है। तो उनका जो नेचर, जो उनका बिहेवियर था, जो उनका बर्ताव है, वो इससे इतना अच्छा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं। आपको घबराहट या एकदम ऐसा कुछ फील नहीं होगा। आप अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट महसूस करेंगे, सुकून में महसूस करेंगे। अब रहा सलमान जी के साथ भी जो इंटरव्यू हुआ, सलमान खान तो सलमान खान है, जैसे वो पर्दे पे हैं, रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अच्छा, कोई चेंज नहीं है जब उनमें, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। वही उनका, वही जो स्टाइल, एकदम आने का, मुंह देखने का, ऐसा हिलाने का मंडी, वो सारे, वो जो मैं उनको जब फिल्मों में देखता था, जब रियल में उनसे बात थी, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगा कि सलमान खान कुछ पर्दे पे अलग हैं, रियल में कुछ अलग है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो पर्दे पे हैं वो आपको सामने भी आपके वो वही दिखेंगे। तो उनके साथ भी हुआ, सोनू सूद जी के भी साथ हुआ। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। बस सबसे बड़ा तो यही था कि बस मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको मैं सही तरीके से निभाता चलूँ, तब मेरी जीत होती रहेगी और मेरा काम चलता रहेगा। क्या आप इतने लोग हैं दुनिया में जो अजहर मखसूसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, अजहर मखसूसी को इंस्पायर करने वाला कौन है? सच पूछे तो मेरा जो इंस्पिरेशन मुझे मिला है, मेरी माँ से मिला है, और मेरा जो माजी, जो मेरा पास्ट है, मेरा बचपन है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला है। जो मैं हालात से, जो मैं टाइम देखा हूँ, वो टाइम मुझे कभी टूटने नहीं देता कि वो एक वक्त मेरा ऐसा था, आज एक वक्त मेरा ऐसा है। तो मेरी माँ मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, मेरी माँ और मेरी वाइफ हैं। मुझे कभी उन लोगों ने डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मेरी सपोर्ट की हैं। और जब तक आपकी माँ हो, आपकी वाइफ हो, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगी, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरा जो भूख, जो मैं जिस कॉन्सेप्ट से काम कर रहा हूँ, हंगर हैज़ नो रिलीजन, मेरा जो इंस्पिरेशन है वो असल मायनों में भूख है। वो भूख ही मेरा इंस्पिरेशन है, जो लोगों की भूख मिटाने के लिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ। भूख ही मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। So,
अज़र भाई, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये बात शेयर करने के लिए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। आपकी तरह जैसे आपकी मम्मी आपकी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए मेरी माँ भी मेरी इंस्पिरेशन है। सो अज़र भाई, वहाँ से हटते हुए हमारा एक सेगमेंट होता है विचार वाइब्स का, जिसे हम रैपिड विचार कहते हैं। सो इस सेगमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी और आपको फिर इन सवाल का जवाब फट से देना है, ठीक है? तो अभी ऐसा हो गया कि एक हैदराबादी दूसरे हैदराबादी से ये सवाल कर रही है, ठीक है? सो आपका पहला सवाल, हैदराबाद की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? हैदराबाद की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी एक से एड्रेस पूछेंगे तो 4 लोग आपको उसका पता बताएंगे, क्योंकि सब वो बहुत हमदर्द और हेल्पिंग नेचर लोग होते हैं, जहाँ दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होता, टाइम किसी के पास रहता नहीं, बट हैदराबादियों के पास टाइम है और वो आपको सही एडवाइस करेंगे, सही एड्रेस बताएंगे। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो अदर भाई, दूसरा सवाल आपसे, हैदराबादियों की 3 खूबियाँ क्या है? अगर आपको सिर्फ 3 खूबियाँ बतानी है तो हैदराबादियों की। हैदराबादियों की 3 खूबियाँ ये है कि बस पहली बात तो ये होती है, जो होगा देख लेंगे, पहले खाना खा लेंगे अपन। और दूसरी बात ये है, अगर कभी कहीं देश के कोई भी हिस्से में अगर मदद की ज़रूरत पहुंचती है तो सबसे पहले हैदराबादी होते हैं। और तीसरी बात ये अच्छी है कि हैदराबाद में यहाँ पे कोई भी देश का कोई भी आदमी हैदराबाद में आके आराम से सर्वाइव कर सकता है, आराम से खुशी के साथ जी सकता है, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो सही बात है, बिल्कुल आपने जैसे कहा टेंशन फ्री। सो खाने की बात की आपने, तो तीसरा सवाल खाने के ऊपर, बिरयानी या हलीम? ऑफ कोर्स हैदराबादी बिरयानी। मेरा भी। कोई आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है क्या हैदराबाद में? नहीं, ऐसा तो कोई फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं है, बट बिरयानी कहीं की भी चल जाती है। बिरयानी से मतलब है, हैदराबादी बिरयानी से मतलब है, कोई भी होटल की चल जाती है। ओके, सो चौथा सवाल आपसे है कि अगर आपको इस जनरेशन के बच्चों को कोई मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? ये मैं यूथ के लिए तो एक ही मैसेज है मेरा, मेरे देश के यूथ के लिए, आप दुनिया में कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाइए, आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, लॉयर बन जाइए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, आप दुनिया का बड़ा सा बड़ा ओहदा पोस्ट आपके पास आ जाए, डिग्री आ जाए उसकी, उस डिग्री की अहमियत जब तक नहीं है, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके पास जब तक इंसानियत की डिग्री नहीं है, ये सारी डिग्री आप बेकार है मेरी नज़र में। तो पहले इंसानियत की डिग्री जो आपके माँ बाप आपके घर में बचपन में सिखाते हैं आपको, जो अच्छी बातें, जैसे जैसा आप बड़े होते जाए उन बातों को अमल करते जाइए, तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले वही डिग्री मिलेगी, उसके बाद ये दुनिया की डिग्री मिलेगी। तो दुनियाई डिग्री के साथ इंसानियत की डिग्री होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से कहा आपने अजहर भाई ये बात। और फिर इसी लाइन पे मेरा आखिरी सवाल आज का रैपिड विचार का ये होगा कि अगर आपके इनिशिएटिव हंगर हैज़ नो रिलीजन और सानी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो वो कैसे करे? देखिए, अगर हमारे साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कभी भी सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा मुझे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यहाँ सारी जगहों पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। आप जब भी आपके पास टाइम है, आपके मन में है मुझे कुछ करना है, लोगों डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे अन्नदान करना है, जब भी आपके मन में विचार हो, आपकी नीयत हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं आज एक आधा दिन टाइम लगेगा मैसेज देखने, मगर मैसेज देखूंगा और आपको उन लोगों को ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। तो वो एक ही माध्यम है। और दूसरा, मैं जहाँ रहता हूँ हैदराबाद से चंचलगुड़ा दबिलपुरा एरिया में, मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का शॉप है जी। सानी आर्ट डेकोरेटर के नाम से। तो वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। तो मुझसे वहाँ पर भी आके मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई खरीफ के लोग हैं तो बराबर मुझसे आके मुलाकात कर सकते हैं और जब चाहे जब ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर्स। ये प्रोग्राम मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम सभी का है। तो आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब भी आपको खिदमत करने का जज्बा हो, प्लीज़ वेलकम।
आप आ सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। जबलपुर में हमारा प्रोग्राम 12:30 को होता है, प्लीज़ आ सकते हैं। मुझे बोलना या बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं, आपका प्रोग्राम है, आप बस टाइम पे आना है, वो इम्पोर्टेंट है। 12:30 हम सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल के पास होते हैं 2:30 को, वहाँ पर कोई भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। वहाँ भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे इन्फॉर्म करें हम आ रहे हैं, हम आना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सबका है। तो हम सब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो प्लीज़ वेलकम, कभी भी कोई भी आ सकता है। ओके, सो व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि अगर आपको भी ऐसे इनिशिएटिव में अजहर भाई के साथ, हैदराबाद में जो लोग स्पेशली अगर उनको अजहर भाई के साथ मिलके कुछ करना है, तो जैसे अजहर भाई ने कहा, उनको ऑफिस का उन्होंने एड्रेस बताया आपको, प्लीज़ उन्हें कांटेक्ट करें या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किए। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हें मेरे और आप जैसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बिल्कुल अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए इस सोसाइटी के लिए। सो अजहर भाई, शुक्रिया हमारे रैपिड विचार में पार्टिसिपेट करने का। नाउ हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है विचार चिट्स। सो इसका ये है कि मेरे पास कुछ सवाल है, आप देख रहे हो कुछ सवाल है। सो इसमें से मैं एक चिट उठाऊंगी जिसमें एक सवाल होगा और ये सवाल का जवाब सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस को भी देना है। तो फिर मैं एक सवाल चुनती हूँ, देखते हैं आज के लिए आपका क्या सवाल है और हमारी ऑडियंस के लिए जो अपने जवाब हमें हमारे यूट्यूब चैनल के या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपना जवाब और फीडबैक भी दे सकते हैं। सो अजहर भाई, आपका सवाल ऑरेंज वाला चिट निकला है आपके लिए। सो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सो वन जेस्चर दैट हैज लेफ्ट अ मार्क ऑन यू, कोई एक जो आपके साथ वाक़या हुआ है जो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग देके गया हो, जो आपको हमेशा याद रहा हो। जी, मेरे साथ तो ऐसे कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मुझे खुशी देके गए हैं। सबसे बेहतरीन वाक़या ये है कि एक बार मैं हैदराबाद से मैं विजयवाड़ा गया था कुछ काम से, तो वहाँ पर मुझे एक आदमी मिला और मुझे एकदम सडन सामने आया, वो तेलुगु में कहने लगा कि आप जो काम कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक बार मैं ऐसे आया था हैदराबाद, तो मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे और मैं आपका जहाँ पर आप खाना खिलाते हैं डबलपुरे में, वहाँ पर स्टेशन पे मैं बैठा था और उसी टाइम आपने खाना स्टार्ट किया था लोगों को खिलाना। तो मैं वो 2 दिन से भूखा था उस दिन। मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं कोई भीख मांग, मैं अच्छे घर का था, बट मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। बस ट्रेन के टिकट ही के पैसे थे और मुझे भूख बहुत लग रही थी। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए थे मैंने खाना नहीं खाया था। तो जब उस दिन मैं आके वहाँ पर बैठ के खाना खाया, आप ही ने मुझे खाना सर्व किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत इंस्पायर हुआ कि मैं ऐसे बस कब कौन आके बैठ के खाना खाता है आपको पता नहीं होता है। बस कई ऐसे ज़रूरतमंद आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो वो एक सबसे अच्छा वाक़या वो था कि एक अनजान शहर में एक आदमी मुझसे आके कह रहा है कि मेरे हालात ऐसे थे, आपने खाना खाया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने उसके खाने का ज़रिया मुझे बनाया था। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी इंस्पायर करती है। वाकई में अजहर भाई, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ था। मैं एक दिन साइकिल पे जा रही थी, मेरा साइकिल पंक्चर हो गई और मेरे को हवा भरना नहीं आ रहा था, मुझे समझने नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो आउट ऑफ द ब्लू कार में से कोई उतरा और बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, साइकिल दो, और फिर वो हवा भरने लगा। एंड मैं सोच रही थी कि मैं इतनी परेशान थी, एक छोटी सी बात थी, मेरी साइकिल में हवा नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगी। पर कोई आया और मेरी मदद की। तो ये बात भी मेरे लिए समहाउ यादगार, ये वाक़या मेरे लिए यादगार है कि आदमी अच्छा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पे कौन आपकी मदद कर देता, आपको पता नहीं होता। सो जैसे आपके उस शख्स के लिए आप एक फरिश्ता जैसे थे, मेरे लिए ये आदमी था उस वक्त में फरिश्ते जैसा। सो अजहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज हमारे एपिसोड पे आने के लिए। सानी वेलफेयर फाउंडेशन और हंगर हैज़ नो रिलीजन के इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए। उससे ज़्यादा आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट था कि आपने आपकी इंस्पायरिंग कहानी हमारे लोगों से शेयर की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कहानी से, आपकी इनिशिएटिव के दूसरे भी इंस्पायर हो और ऐसा ही कुछ और भी करे अपनी सोसाइटी में।
क्योंकि जैसे आपने कहा हमारा देश 1.4 बिलियन लोगों का देश है। वहाँ पे अलग अलग किस्म के क्लासेस के लोग रहते हैं, सब अमीर नहीं है, सब गरीब नहीं है, सब मिडिल क्लास नहीं है, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन में भी है। सो आप और मैं जैसे लोग जो कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, थोड़ा बहुत अगर ये करें तो बहुत 5-10% अगर सुधार हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इससे अच्छा आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वापस हमारे शो पे आने के लिए। शुक्रिया आपका और आपकी सारी टीम का। ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही काम कीजिए और अच्छे अच्छे स्टोरीज हम लोगों को सुनाने का और सुनने का मौका दीजिए। आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। सो दोस्तों, ये थे अजहर मखसूसी, अजहर भाई, जो हंगर हैज़ नो रिलीजन और फैनी वेलफेयर फाउंडेशन को इतनी अच्छी तरह से चलाते हैं, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, जैसे 2 रोटी कैंपेन के लिए, मोहल्ला क्लिनिक चलाने के लिए, इतनी सारी औरतों को एम्पावर करते हुए। मुझे विश्वास है कि उनकी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में बेसिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके वॉक द टॉक करें, प्रैक्टिस करें प्रीच करने से पहले, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें। सो गाइस, आई होप दैट यू लाइक दिस एपिसोड। प्लीज़ हमारे विचार चिट्स का आंसर देना मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। Like, share and subscribe to our channel, Vichar Vibes.